नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे संक्रांति और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का। चलिए, तो देखिए, संक्रांति या सॉल्स्टिस की बात करेंगे तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की जो सीमा होती है उसको हम संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति या कैंसर सॉल्स्टिस 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है और इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि नॉर्वे में रात में भी सूर्य दिखाई दे रहा है 21 जून के दिन। मकर संक्रांति की बात करेंगे, इसे कैप्रिकॉन सॉल्स्टिस के नाम से जानते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, अच्छा, कई बार एग्जाम्स में आपको एक कर्क और मकर संक्रांति ना देकर समर और विंटर सॉल्स्टिस दे देता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चले, क्योंकि ऐसा हो रहा होगा एक गोलार्ध में जब आपका गर्मी होगी तो दूसरे गोलार्ध में सर्दी होगी। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर समर सॉल्स्टिस है और कहाँ पर विंटर सॉल्स्टिस है। तो उसके लिए क्या होगा कि आप ये ध्यान रखें कि इसका मेजरमेंट उत्तरी गोलार्ध से किया जाता है। तो इसलिए अगर हम बात करें तो 21 जून को, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो रही होगी, तो इसलिए कर्क संक्रांति जो है इसको हम समर सॉल्स्टिस के नाम से या ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर में ठंड का मौसम होता है। ठीक है, क्रिसमस आपको याद आ रहा होगा 25 दिसंबर। तो इसलिए जो मकर संक्रांति है उत्तरी गोलार्ध में ठंड के हिसाब से हम इसे विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं या शीतकालीन संक्रांति। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर समर और विंटर आ जाए, ठीक, अदरवाइज ये कर्क और मकर संक्रांति हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं विषुव या इक्विनॉक्स की। ठीक है, यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र यानी कि सब जगह दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं और इन्हें क्रमशः शरद विषुव और वसंत विषुव के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यानी 23 सितंबर को हम शरद विषुव यानी कि ऑटमनल इक्विनॉक्स और 21 मार्च को वसंत विषुव जिसे कि वर्नल इक्विनॉक्स या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब एक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अगर हिंदू धर्म की मानते हैं तो उत्तरायण का बहुत महत्व है। ये माना जाता है कि उत्तरायण में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है। और अगर आपने महाभारत देखा सुना होगा तो आपको पता होगा कि जो भीष्म पितामह थे उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण का वेट करते हैं। ठीक है, कि जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तब मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए, जून से शुरू करते हैं। समर सॉल्स्टिस इसे बोलते हैं। ठीक है, तो समर सॉल्स्टिस या अभी हमने बात करी थी कैंसर सॉल्स्टिस की। ठीक है, कर्क संक्रांति। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और यहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। यहाँ आपका विषुवत रेखा आती है, ये आपकी कर्क रेखा हो गई, और दक्षिण की तरफ मकर रेखा हो गई 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री नीचे की अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, जब कर्क रेखा पर सीधी अपने का सूरज की किरणें पड़ी तो हमारा समर सॉल्स्टिस हो गया। अब क्या होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी और अब आप ये देख सकते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिण में सीधी पड़ रही हैं, यानी कि जो सूर्य है वो क्या हो रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ की तरफ जा रहा है ना सूर्य, तो इसी को हम दक्षिणायन के नाम से जानते हैं। यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के उत्तर में है और सूर्य जो है उसकी रोशनी दक्षिण की ओर जा रही है। ठीक है, इस समय क्या होगा, ऑटमनल इक्विनॉक्स, यह भी हमने देखा था, जिसको हम विषुव कहते हैं। विषुव यानी कि शरद विषुव। शरद यानी कि सर्दी का जो टाइम है वो शुरू होता है और इसमें दिन और रात आपके बराबर होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से फिर
जो सूर्य की किरणें हैं, अब क्या होगा कि सूर्य धीरे 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 शुरू करेगा उत्तर में आना। और फिर क्या होगा कि जो मार्च का टाइम है, ठीक है, तो मार्च में तो आपका फिर से इक्विनॉक्स आ जाएगा। उससे पहले आपका क्या होगा, देखिए कि यहाँ क्या हुआ, अब ये सूर्य जो दक्षिण में था, यहाँ पर क्या हुआ कि अब इसने फिर उत्तर में आना शुरू कर दिया। इसी को हम उत्तरायण के नाम से जानते हैं। यानी कि दक्षिणायन और उत्तरायण क्या होते हैं, सूर्य की पोजीशन के हिसाब से होते हैं कि जब सूर्य जो है पृथ्वी के दक्षिण की ओर जब जाएगा तो उसको दक्षिणायन बोलेंगे, और जब उत्तर की ओर आएगा तो उसको उत्तरायण कहेंगे। ठीक है, तो अब जब ये उत्तरायण आएगा तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर यहाँ से 0 डिग्री मान है और यहाँ आपकी कर्क रेखा मान है, यहाँ आपकी मकर रेखा हुई, तो अब आप देखेंगे कि सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो दिसंबर का समय है, इसमें क्या होता है, इसको हम विंटर सॉलिस्टिस के नाम से जानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दक्षिणायन और उत्तरायण जो है ये सूर्य की स्थिति है। कर्क से लेकर मकर रेखा तक जो सूर्य दक्षिण की तरफ आता है उसे दक्षिणायन बोलते हैं, और उसके बाद जो ये उत्तर की तरफ जाना शुरू करता है इसको उत्तरायण कहते हैं। ठीक है, और जो ये कब से शुरू करता है, 21 और 22 दिसंबर के बाद से, उसके बाद सूर्य उत्तरायण में आना शुरू होता है। ठीक है, 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ पर दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं 21 मार्च से 23 सितंबर तक। ठीक है, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। जाहिर सी बात है, उत्तरी गोलार्ध में फिर दिन की अवधि बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, दिन की अवधि 6 महीने की हो जाती है। फिर 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे का होगा या अधिक समय प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो दिन की अवधि बढ़ती जाती है, और दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक फिर दिन रहता है। ठीक, इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात्रि रहती है। ठीक, पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात छोटे बड़े होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, तो उससे सूर्य की चमकती हुई सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है, और इस स्थिति को ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य पर ग्रहण लग जाना किसका, चंद्रमा का, उसकी रोशनी अर्थ तक ढंग से नहीं पहुंच रही है। दिस इज कॉल्ड सूर्य ग्रहण, SME। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, ये कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण या लूनर एक्लिप्स की। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सैम हो जाता है, तो क्या होता है, पूरी सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है और इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है, यानी कि चंद्रमा पर ग्रहण लग जाना। ठीक है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, और तभी चंद्र ग्रहण लगता है। उपछाया क्षेत्र यानी कि उसके अंडर में से, जब पृथ्वी की छाया में चंद्रमा आ जाए। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं समय के निर्धारण की। एक देशांतर का अंतर होने पर समय जो है वो 4 मिनट का अंतर होता है। जब कहा, मैंने आपको बताया था ना, देशांतर में 1 डिग्री का जब अंतर होता है तो 4 मिनट का अंतर उस पर आता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है, और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता है। जब आप पूर्व की ओर जाएंगे तो 4 मिनट प्लस होंगे, और जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट माइनस होंगे। वॉशिंगटन DC में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित
रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को 0 मानकर, ठीक है, मान लीजिए ग्रीनविच मध्याह्न है तो ये 0 डिग्री मानी जाती है। बाकी देशांतरों की गणना की जाती है, यानी इससे जो पूर्व में बढ़ रहे हैं तो हर एक डिग्री पर 4 मिनट प्लस कर दिए जाएंगे और ग्रीनविच से जो पश्चिम की ओर है उन्हें माइनस कर दिया जाएगा। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जो 0 डिग्री है वो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा है। ठीक है, जहाँ से आप पूर्व या पश्चिम जाएंगे तो आप समय को माप सकते हैं। ठीक है, तो ये समय के निर्धारण के लिए और तिथि के निर्धारण के लिए, यानी कि डेट के निर्धारण के लिए 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है, जहाँ पर भी 0 डिग्री से आप आगे चलते जाएंगे, जहाँ पर 180 डिग्री आएगा वो आपका तिथि के निर्धारण के लिए, कि यहाँ से आप यहाँ गए 180 के आर जाएं या पार जाएं, पूर्व जाएं या पश्चिम जाएं, तो वहाँ पर तिथियाँ बदलेंगी। ठीक है, डेट चेंज होगी और ग्रीनविच से आपका टाइम चेंज होता है। ठीक, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच में 24 घंटे का अंतर होता है। 0 से लेकर 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है और यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। 0 से 180 डिग्री, 180 डिग्री हर डिग्री पर 4 मिनट है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 60, अगर हम उसे घंटे में निकालना चाहें तो ये आपका हो गया 720/60। ठीक है, तो आपका 12 घंटे आ जाते हैं। अब चाहे आप 0 से 180 डिग्री पूर्व जाएं तो आपका 12 घंटे आगे हो जाएगा, और अगर आप पीछे जाएंगे तो 12 घंटे पीछे हो जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल कितने घंटे का डिफरेंस हो गया, 24 घंटे। ठीक, क्योंकि 12 घंटे इधर हो गए, ये आपका 0 डिग्री हो गया। यहाँ से मान लीजिए ये 180 डिग्री पूर्व है और ये 180 डिग्री पश्चिम है। ठीक, तो अब अगर आप पूरा ले लेंगे 180 और 180 तो ये आपका हो जाएगा 360, और 12 और 12 आपके 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। ठीक, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में कुल मिलाकर। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया आपका 1 दिन और रात का अंतर। ठीक, उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे हो। ठीक है, मान लीजिए 25 तारीख है और यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो अब क्या होगा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि। ठीक है, अब ये दोपहर की बात थी। अब अगर आप बात करेंगे पूर्व की, ठीक है, और मध्य रात्रि की बात करेंगे, यानी कि 12 बजे की बात करेंगे, तो 180 डिग्री पश्चिम देशांतर पर क्या हो रहा होगा, 24 सितंबर की मध्य रात्रि हो रही होगी। जब यहाँ पर टाइम 12 घंटे आगे होगा, यानी कि यहाँ पर जब रात हो रही होगी, तो वेस्ट में क्या हो रहा होगा, यहाँ जो 25 तारीख है यहाँ पर अब वो तारीख 24 हो गई होगी, क्योंकि ये 12 घंटे पीछे चला गया होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर 2 अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा की पूर्व की ओर लांघते हैं तो 1 दिन दोहराया जाता है, यानी आगे हो जाता है, और पश्चिम की ओर लांघते में 1 दिन कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए इस प्रकार याद किया जा सकता है कि ट्रैवल टू ईस्ट, ठीक है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। तो ट्रैवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है आनंद। आनंद उठाने के लिए आपको 1 दिन और मिल गया अगर आप ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। और ट्रैवल टू वेस्ट, तो इसका मतलब है 1 डे लेस। वास्तव में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है, ताकि जो स्थलीय भाग है उनका विभाजन ना हो। तो ये ऐसे सीधे नहीं होती है, ये मुड़ जाती है, जहाँ पर अभी देख लेंगे हम कहाँ पर, और लोगों को तिथि के बारे में इस चीज़ में भ्रम ना हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए ये 150 डिग्री पर ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। इसीलिए आपने देखा होगा जो
180 डिग्री पर रेखा है। ग्रीनविच मेरिडियन जो है वो आपकी सीधी है, जो 0 डिग्री पर है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो आपने देखा होगा कि इस तरीके से मुड़ी हुई है। उसका कारण यही है कि स्थल खंड जो है वो विभाजित ना हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। और ये कई बार पूछा गया है कि इनमें से कहाँ से नहीं गुजरती है। ठीक है, 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। चलिए अब देखिए, ये देख लेते हैं। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रहे थे, ठीक है, कि ये एकदम स्ट्रेट नहीं है। ये देखिए यहाँ से ये मुड़ी हुई है। ठीक, तो अभी बात की थी साइबेरिया को देखिए विभाजित होने से बचाने के लिए और साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए क्या हुआ है, ये जो 75 डिग्री अक्षांश है उस पर इसको मोड़ दिया गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि बेरिंग सागर में फिर ये जाती है इसमें, फिर ये पश्चिम की ओर मोड़ी गई। ठीक, यहाँ पर ये पहले मोड़ा गया, फिर इसको यहाँ मोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर ये सीधी आ रही है और फिजी आइलैंड हो गया आपका, न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पर आपका क्या हुआ, इसको फिर सीधे सीधे इसको रखा गया विभिन्न भागों के साथ एक राख रखने के लिए। ये दक्षिणी प्रशांत सागर में, ये देखिए यहाँ से ये पूर्व की ओर मुड़ी गई, क्योंकि अगर ये यहाँ जाती तो फिर ये इस तरीके से कट जाती। ठीक है, तो क्या हुआ, अब ये यहाँ मुड़ गई, उसके बाद ये सीधी चली। ठीक, तो इस तरीके से इसको बनाया गया है ताकि जो स्थल खंड हो वो ना कटें। चलिए अब बात करते हैं टाइम जोन्स की और मानक समय की। समय जोन और मानक समय, विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने देखा था कि 1 डिग्री में आपके 4 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री में आपका क्या हो गया, 15 चौक 60, तो आपका यानी कि 1 घंटा हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेयन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किनो फासो, घाना और दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका जो है ये यूनाइटेड किंगडम आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ऊपर की साइड ही यहाँ ग्रीनलैंड वाला पोर्शन आता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर आपका नॉर्वियन सी पड़ता है। ठीक है, जो कि टाइम जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नॉर्वियन सी होगा, उसके ऊपर फिर आपका ग्रीनलैंड सी भी आता है। ठीक है, जब नीचे आप आते हैं तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, उसके बाद फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किनो फासो, टोगो और घाना। ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ हैं जो कि आपके प्राइम मेरिडियन जिनसे होकर गुजरती है। और फिर अगर आप नीचे की बात करेंगे तो फिर आपका वहाँ पर दक्षिण अटलांटिक जो समुद्र है वो आ जाता है। ठीक है, प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मानक समय स्वेच्छा से चयनित याम्योत्तर का स्थानीय समय होता है, जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82 से ही 1/2 यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, यहाँ के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल जाएगा और ये कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। जो भी टाइम ग्रीनविच में हो रहा होगा भारत में वहाँ से 5.5 घंटे आगे हो रहा होगा, क्योंकि भारत पूर्वी जो देशांतर है उस तरफ बढ़ता है ग्रीनविच से। ठीक है, ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। मानक समय 7.5 डिग्री के गुणक में लिया जाता है। ठीक, कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण 1 से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन, रूस में 11 और ऑस्ट्रेलिया में 3 है। अच्छा, सबसे ज़्यादा समय जोन की अगर बात करेंगे तो वो फ्रांस में है। ठीक, पहले रशिया में होती थी 11, पर अब फ्रांस में है 12 टाइम जोन है। ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए अब थोड़ी सी देखिए भारत के मानक समय की बात कर लेते हैं। तो भारत का अगर देशांतरीय विस्तार आप कहेंगे, ठीक, तो वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इन दोनों के लगभग आप बीच का अगर बात करें तो इन दोनों के बीच का अगर आप बात करेंगे तो लगभग 30 डिग्री का फ़र्क आता है। ठीक है, तो यानी अगर हम इनके बीच का टाइम लें तो वो टाइम क्या होना चाहिए, वो टाइम होना चाहिए 15 डिग्री। ठीक है, जिससे यहाँ से भी और यहाँ से भी वो बीच में हो जाए। तो अगर अब आप बात करेंगे कि 68 डिग्री से, तो वो आपका करीब 82-83 होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, और ये 7.5 के गुणक में होना चाहिए, इसलिए क्या हुआ, ये 82.5 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब 7.5 के गुणक का क्या मतलब है कि जो आप लेंगे टाइम 7.5 का दुगना हो गया आपका 15। ठीक है, अब अगर आप इसको निकालें कि ये 7.5 का गुणक है या नहीं है, तो आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं कि 15 × 5 आपका 75 हो जाता है, और 75 प्लस 7.5 होता है आपका 82.5। तो इसका मतलब ये 7.5 का गुणक हो गया। तो इस तरीके से कुछ आपका जो मानक समय है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है, यह 0 अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कटिबंध यानी कि जोन, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है और इन भागों को कटिबंध या जोन कहा जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण भाग में 2 बार यहाँ सूर्य शीर्ष पर चमकता है और इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जो जोन की बात चलेगी, जैसे ट्रॉपिकल है तो अगर 30 डिग्री उत्तर में है तो 30 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण में सेम जोन होगा, ठीक, सेम डिग्रीज पर। उपोष्ण कटिबंध या सब ट्रॉपिकल जोन 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक होता है और कुछ महीने ताप कम होता है। ठीक है, उसे उपोष्ण कहते हैं। यानी कि देखिए, ट्रॉपिकल में ज़्यादा गर्मी, उपोष्ण में उससे कम हो गया, सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ रही हैं। उसके बाद शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट, जहाँ पर शीत हो, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होता है। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी भी नहीं चमकता, इसीलिए यहाँ पर ठंड होती है, किरणें तिरछी होती हैं, अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है, इसीलिए उसको शीतोष्ण कहते हैं। फिर बात करते हैं हम ध्रुवीय कटिबंध की। पोल्स से पोलर जोन बन गया 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, इसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसे ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। चलिए तो एक बार देख लेते हैं लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, यानी कि जो लेटी हुई रेखाएं हैं ये आपके लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक, अब अगर बात करेंगे तो उष्ण कटिबंध की भी बात चल रही थी, तो ये आपका 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का क्षेत्र है, ये होता है उष्ण यानी कि ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, फिर आपका 30 से 45, ठीक, ये होता है उपोष्ण, जहां पर ताप थोड़ा कम होता है उष्ण से। ठीक है, उसके बाद जिसको सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, कुछ महीने ताप ज़्यादा होगा, कुछ महीने कम होगा। फिर 45 से 60 डिग्री की बात करेंगे, इसको शीतोष्ण कहते हैं। यहाँ पर सीधी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर शीत रहता है। और 60 डिग्री से 90 डिग्री की बात करेंगे आप, 60 भी नहीं, मतलब 66.5 डिग्री के करीब होता है। ठीक है, 45 से 66.5 डिग्री होता है, यहाँ पर 60 मेंशन है तो वो दिखाया गया है। तो 66.5 से फिर 90 की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपका कौन सा होता है, ध्रुवीय कटिबंध यानी कि पोलर जोन। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है। यही चीज़ सेम आपकी नीचे होगी, 0 से 30 डिग्री आपका उष्ण होगा, फिर 30 से 45 आपका उपोष्ण होगा, फिर 45 से 66 डिग्री आपका शीतोष्ण होगा और 66 से 90 डिग्री आपका ध्रुवीय होगा। ठीक, अंटार्कटिका आपको याद होगा यहाँ पर नीचे। चलिए अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। अक्ष किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है जिस पर पृथ्वी घूमती है उसे हम अक्ष कहते हैं। हम कहते हैं ना, इतने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर
झुकी हुई है, ठीक है, वो आपका अक्ष होता है पृथ्वी का। ध्रुव, पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। अक्षांश किसी स्थान की विषुवत वृत्त या उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी होती है। अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समानांतर खींची हुई जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको हम अक्षांश कहते हैं। देशांतर किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम की जो कोणीय दूरी होती है उसे देशांतर कहते हैं, ठीक है, उसे देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखाएं एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से जो मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त है उसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। स्थानीय समय किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय जो होता है, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर हो तब दिन के 12 बजते हैं, इसी को मध्याह्न कहते हैं हम। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहा जाता है। मानक समय किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर जो स्थानीय समय होता है वो मानक समय कहलाता है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, ठीक। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा में निम्न में से कौन सा देश से होकर नहीं जाती है? ये फिलीपींस से नहीं जाती है, ठीक है। किस किस से जाती है? चिली, अर्जेंटीना, उसके बाद पराग्वे, फिर ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट घूमती है, इस हिसाब से 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। उत्तरी ध्रुव का भी अक्षांश सेम ही होता है, 90 डिग्री। सेम जोन्स आएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ठीक है, तो अब देखिए आपकी भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से जाती है? इक्वाडोर से जाती है, कोलंबिया से जाती है, ठीक, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, फिर आपका युगांडा, उसके बाद आपका केन्या हो गया, ठीक है। अब केन्या देखिए और किसी में नहीं है, ठीक। उसके बाद आपका सोमालिया हो गया, सोमालिया के बाद मालदीव, मालदीव के बाद इंडोनेशिया, ठीक है। और इंडोनेशिया के बाद आपका किरीबाती जो ओशिनिया में पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए अब गलत मिलान आपको बताना है। कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है, ठीक है। इसमें 66.5 है और उत्तरी भी दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है 0 डिग्री रेखांश, ठीक है। तो ये यहाँ आपकी गलत हो जाती है, 180 डिग्री रेखांश पर है, ठीक है। 0 डिग्री पर आपकी क्या है? ग्रीनविच मानक समय जो है, ठीक। तो इस हिसाब से ये दोनों आपके गलत हो जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वो आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, ये बिल्कुल ठीक है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा गुजरती कहाँ से है आपकी? ताइवान, फिर चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, भारत, फिर ओमान हो गया, यूएई, ठीक है, सऊदी अरब, उसके बाद आपका मिस्र हो जाता है, ठीक है। तो म्यांमार सही है, बांग्लादेश सही है, चीन सही है, फिर आपका नेपाल से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो मिस्र हो जाएगा, फिर लीबिया है, नाइजर है, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिम सहारा, बहामास और मैक्सिको, यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम कहाँ पर है? 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर, ठीक है। अब इनमें से ये बताना है कहाँ से मकर रेखा गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली, इन चारों से गुजरती है, ठीक है। और इनके अलावा और कहाँ से गुजरती है? अर्जेंटीना, पराग्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, यहाँ से और गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? मैक्सिको से नहीं जाती है।
मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो ये भौगोलिक रेखा जाल। देखिए, जब प्रतिच्छेद रेखाओं की बात आएगी तो भौगोलिक रेखा जाल कहेंगे, ठीक है। अगर वो अक्षांश और देशांतर पूछेगा तो उनको दोनों को अलग अलग पूछेगा, ठीक है। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है क्या? 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय कहलाता है क्या? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। मानक समय की बात चलेगी तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या है? कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखने के लिए, ताकि उनका जो भूमि वाला क्षेत्र है उसको अलग न किया जा सके। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एल्यूशियन द्वीप समूह। एल्यूशियन द्वीप समूह के कारण उसको विचलित किया गया है। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो ये होगा शाम को 5:30 बजे। अच्छा देखिए, यहाँ पर टाइम ना सुबह के 6:30 बजे होना चाहिए, शाम के 5:30 नहीं। शाम के 5:30 तो कब होता है आपका? और इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सॉरी, जब आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा की बात चले। जब मानक रेखा पर 12 बजे होंगे तब आपका भारत जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, उस पर शाम के 5:30 बज रहे होंगे। लेकिन देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात है तो वो यानी वो 180 डिग्री पर है, ठीक। अब 180 डिग्री वो क्या है? 0 डिग्री से पूर्व में, और जो भारत पड़ जाता है वो 82.5 डिग्री पर ही उसकी मानक रेखा आ जाती है, ठीक। तो अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भारत पर जो टाइम होगा वो उससे पहले का होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो क्या होता है? टाइम कम होता है, ठीक। तो लगभग अगर आप इनके बीच का जो लेंगे तो वो जो देशांतर आएंगे तो वो आपके 98 के करीब आएंगे, 97-98, ठीक। तो इसलिए जो आपका समय होगा वो सुबह 6:30 बजे होगा, क्योंकि दोपहर 12 बजे से हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो लगभग जो टाइम रहेगा वो आपका सुबह 6:30 बजे का होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो मानक रेखा जब होगी वहाँ पर जो टाइम होगा 12 बजे, तब इंडिया का टाइम 5:30 होगा। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हैं तो आप ये समझ लें कि जो भारत का टाइम होगा उसमें आपको पीछे जाना होगा, ठीक। तो आप 5.5 घंटे आगे जाने की बजाय पीछे चले जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर मैं क्लियर कर देती हूँ कि अगर मानक समय की बात आएगी, जो कि ग्रीनविच से नापते हैं, 0 डिग्री से नापते हैं, तो इंडिया का टाइम प्लस 5.5 घंटे होगा। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात आएगी तो इंडिया का जो भी समय होगा वो माइनस 5.5 घंटे होगा। जो भी वो टाइम दे रहा है उसमें से आप माइनस 5.5 घंटे कर दें, ठीक है। 12 में से आप 5.5 घंटे घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका 6:30 बजे का टाइम आ गया। ये दोपहर था तो यहाँ पे ये आपका सुबह का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर मानक समय से वो पूछता कि मानक में दोपहर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना टाइम होता, तो हम प्लस 5.5 करते, तो यहाँ पर शाम का टाइम आ जाता। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24। भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? इलाहाबाद। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच कितना समय अंतराल है? 5.5 घंटे। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? नैनी। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय मान में कितना अंतर है? 2 घंटे का, ठीक। ये आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है हमारा, और गुजरात में गोहर मोती, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 घंटे का है, ठीक है। 2 घंटे का कैसे हो गया? लगभग 30 डिग्री
जो देशांतर है उसका फ़र्क आता है। 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो लगभग 30 डिग्री में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 4 बार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामी उत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ पर होगा? वो होगा 180 डिग्री ईस्ट। और अगर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे है तो वो होगा 180 डिग्री वेस्ट। ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? ये 3 घंटे 20 मिनट हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी देशांतर मीन्स की प्लस 15 डिग्री पर आपका 1 होता है 1 घंटा, ठीक है। यहाँ हो गए 3 घंटे और फिर 20 मिनट। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटे का। यदि 2 स्थानों के बीच समय में 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में कितना अंतर होगा? 35 डिग्री, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? 180 डिग्री। ग्रीनविच किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। बेरिंग सागर में ये रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, बिल्कुल ठीक। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। तो देखिए ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये पूर्व की ओर मोड़ी गई है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, बिल्कुल ठीक है। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ियों के समय के समान नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा अदिस अबाबा इथियोपिया में। क्यों होगा? अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पूरा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। चलिए, तो अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।